हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी सीरीज। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम सब यूपी बोर्ड क्लास 10th विषय हिंदी का जो कि आपका प्री बोर्ड परीक्षा 2022 के ये एकदम ओरिजिनल पेपर है, जो कि प्री बोर्ड पेपर में आया हुआ ये पेपर है। और यहाँ पे देख सकते हैं ये टोटल जो पेपर है ये एकदम ओरिजिनल पेपर है, जो कि आज ही के दिन में ये स्कूल में करवाया गया है। तो जो भी स्टूडेंट यूपी बोर्ड क्लास 10 के हैं और बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए तैयारी कर रहे हैं वो इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखें, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं यहाँ पे प्री बोर्ड परीक्षा 2022 का जो मॉडल पेपर हिंदी का है, ठीक है ना, ये ओरिजिनल पेपर है। और इस ओरिजिनल पेपर का शुरू से अंत तक A to Z सॉल्यूशन इसी वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पे मैं आप सबको कॉपी पर लिख के बताऊंगा। पहले बताऊंगा कि परीक्षा कॉपी में आप कैसे कॉपी को भरते हैं, साथ में यहाँ पे A to Z यहाँ पे सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो यहाँ पे पूरा मैं खास तौर पे आप सबके लिए मैं वीडियो लेकर आ चुका हूँ, ठीक ना। इस चैनल पे अब कंप्लीट यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए तैयारी करवाई जाएगी। तो वीडियो में एंड तक बने रहना, और यहाँ पे वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को, ठीक ना। तो चलिए आज का सेशन बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से देखिए जो आपका बोर्ड में जो आपका पेपर मिलता है, ठीक ना, तो सेम टू सेम ऐसा ही पेपर मिलेगा। उसी के अकॉर्डिंग सबसे पहले बच्चे को ये अवगत कराया जाता है कि प्री बोर्ड का पेपर अगर बच्चा दे देता है तो वहाँ पे जाकर के बोर्ड परीक्षा 2022 में या आने वाले फ्यूचर बोर्ड एग्जाम में बच्चा कोई गलती ना कर दे, इसलिए प्री बोर्ड का परीक्षा करवाया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी आपका पेपर होगा सेम A to Z ऐसा ही होगा, ठीक ना। पेपर का पैटर्न सेम टू सेम ऐसा ही होगा। सबसे पहले आपका यहाँ पे नाम लिखने को आएगा, फिर यहाँ पे आपका रोल नंबर लिखने को आएगा। प्री बोर्ड परीक्षा 2022 ऐसे यहाँ पे बोर्ड एग्जाम लिखने के आएगा आपको। फिर यहाँ पे समय दिया रहेगा 3 घंटा, कक्षा 10 विषय हिंदी। और यहाँ पे देखिए पूर्णांक 70 नंबर का है। तो अगर आप भी चाहते हैं पूर्णांक 70 में 70 लाना, ठीक ना, तो वीडियो को कंप्लीट देखना है बिना स्किप किए हुए। 70 में 70 स्कोर करना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक देखें। मैं पूरा A to Z बताऊँगा कि कॉपी में कैसे लिखते हैं और कौन सी चीज़ें बेसिक चीज़ें लिखनी होती है, ठीक ना। तो ज़्यादा आपको आंसर नहीं देना है, ठीक ना। जितना पूछा जाए क्वेश्चन में आपको उतना ही जवाब देना होता है। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला नंबर यहाँ पे नोट लिखा गया है कि सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। तो जितने भी इसमें यहाँ पे देखिए 12 क्वेश्चन दिए गए हैं। इस पेपर में टोटल 12 क्वेश्चन है और 12 के 12 क्वेश्चन आपको करना अनिवार्य है, कंपलसरी है। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ से करना स्टार्ट करेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 1 का, ठीक ना। तो इसका अब सॉल्यूशन कैसे करेंगे, तो 1 का हम करेंगे। तो 1 में देखिए यहाँ पे अंग तक 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, क ख ग घ अंग। तो 5 क्वेश्चन को सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं 1 नंबर का। पहला नंबर क्वेश्चन 5 नंबर का है, ठीक ना। तो पहला नंबर क्वेश्चन 5 नंबर का है। तो इसमें देखिए जो पहला नंबर क वाला क्वेश्चन है इसमें बोल रहा है कि सही कथन चुने। 4 ऑप्शन दिया गया है और इसमें एक कथन सही है। ये बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो माधव विलास नाभादास की रचना है, ये गलत है। संस्कृत के 4 अध्याय दिनकर की रचना है, ये आपको बताना है कि सही है या गलत। ये तो सही है, लेकिन इसको भी देख लेते हैं। सेठ गोविंद दास महान आलोचक है, ये आलोचक नहीं है, जो कि ये राइटर है। यहाँ पे देख सकते हैं जय पराजय निबंध है, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका यानी कि ब वाला सही है। तो इसको आप कॉपी में कैसे लिखेंगे इसको यहाँ पे ध्यानपूर्वक समझिए, ठीक ना। इसको आप कॉपी में कैसे लिखेंगे पूरा मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए प्रश्नोत्तर संख्या पहला का क हो गया और पहला का कौन सा ऑप्शन सही है, तो ब वाला ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे लिखेंगे ब और फिर इसके आगे सेम टू सेम वही ऑप्शन छाप देंगे जो आपका पेपर में लिखा गया है। तो आपका पेपर में क्या लिखा गया था कि संस्कृति के 4 अध्याय लिखेंगे, संस्कृति के 4 अध्याय, 4 अध्याय, ठीक ना। ये तो आपका हो गया। ये इसको क्या कर देंगे, तो ब्रैकेट में घेर देंगे। और ये जो रचना है किसकी है, तो दिनकर जी की रचना है। किसकी रचना है, तो दिनकर की रचना है, दिनकर की रचना है, ठीक ना। ऐसे हम लिख देंगे, आराम से लिखेंगे, ठीक ना। राइटिंग को थोड़ा सा बोर्ड पेपर में अच्छे से लिखना है ताकि एग्जामिनर इम्प्रेस हो जाए। आपका फर्स्ट जो आपका इम्प्रेशन होता है वही लास्ट इम्प्रेशन होता है। तो देखिए पहला का बी वाला सही है। तो संस्कृति के 4 अध्याय दिनकर की रचना, ये वाला हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन समझ लेते हैं कि किसी एक कृति के रचनाकार का नाम लिखिए, ठीक ना। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इसमें बोल रहा है कि एक ही कोई भी रचना है उसके रचनाकार का नाम लिख देना है। तो जैसे मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ प्रतिशोध। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले लिखेंगे रचना,
यहाँ पे क्या लिखेंगे, रचना। और रचना का क्या क्या नाम है, तो प्रतिशोध। प्रतिशोध। और प्रतिशोध के रचनाकार कौन है, तो इसके रचनाकार यहाँ पे लिखेंगे, रचनाकार कौन है, तो इसके रचनाकार हो जाएंगे आपके विनायक दामोदर सावरकर। कौन थे, विनायक दामोदर सावरकर, ठीक ना, विनायक दामोदर सावरकर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से कॉपी में लिखते हैं। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि भेंट वार्ता विधा के किसी लेखक का नाम लिखिए। तो ये इसके लेखक कौन से हो जाएंगे, तो गिरिराज शरण अग्रवाल। तो इसका भी यहाँ पे आप करेक्ट आंसर लिख सकते हैं कि गिरिराज शरण अग्रवाल। क्या लिखेंगे, अग्रवाल, ठीक ना। ये क्या थे, तो भेंटवार्ता विधा के एक लेखक थे, ठीक ना। अब यहाँ पे देखिए रेशमी टाई किस विधा की रचना है, तो ये एक एकांकी है। तो यहाँ पे एकांकी लिख दीजिए, बहुत ही आसान सवाल है, एकांकी, ठीक। ऐसे अब देखिए अगला क्वेश्चन समझ लेते हैं कि खादी का अर्थशास्त्र किसकी रचना है। तो ये किसकी रचना है, खादी का अर्थशास्त्र, तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की है। किसकी है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यहाँ पे लिखेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक। तो देखिए इस तरह से आप लिखेंगे तो आपका 5 में 5 नंबर मिलेगा, एक भी नंबर नहीं कटेगा। अगर इस तरह से आप एग्जाम में लिखते हैं तो 5 नंबर के 5 नंबर A to Z मिलेगा। यहाँ पे देखिए मैं आपको 70 में 70 दिलाऊंगा आज, ठीक ना। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन समझ लेते हैं। दूसरा नंबर बोल रहा है कि प्रयोगवादी युग के किसी कवि का नाम और उसकी रचना का नाम लिखिए। तो यहाँ पे समझिए क्वेश्चन नंबर दूसरे के लिए हम पेज को पलट लेते हैं और इसको बहुत ही अच्छे ढंग से करेंगे, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर कितना है, तो दूसरका का यहाँ पे क है, तो दूसरका का यहाँ पे हम क लिखेंगे। और यहाँ पे बोल रहा है कि प्रयोगवादी युग के किसी एक कवि का नाम लिखना है और साथ में उनकी रचना का। तो प्रयोगवादी युग के कवि कौन थे, तो अज्ञेय थे। अज्ञेय थे, यहाँ पे हम लिख देंगे अज्ञेय, और साथ में इनकी जो रचना है सामने लिख देंगे सुनहरे शैवाल। सुनहरे शैवाल, ठीक, इस तरह से। अब देखिए अगला क्वेश्चन समझ लेते हैं। ख नंबर क्या बोल रहा है कि प्रगतिवादी युग की 2 प्रवृत्तियां लिखिए। तो यहाँ पे लिखेंगे ख नंबर, और यहाँ पे लिखेंगे आंसर में कि सबसे पहला जो यहाँ पे प्रवृत्ति थी प्रगतिवादी युग की, कि क्रांति की भावना थी, और जो सेकंड थी सामाजिक यथार्थवाद था। तो पहला क्या लिखेंगे, क्रांति की भावना, सबसे पहला लिखेंगे क्रांति की भावना, ठीक। और जो अगला लिखेंगे ये तो हो गया पहला, और जो दूसरा लिखेंगे वो हम लिखेंगे सामाजिक यथार्थवाद। सामाजिक यथार्थवाद, इतना चीज़ 2 नंबर मिल गया। अब यहाँ पे देखिए छायावाद की 2 विशेषताएं लिखिए। तो यहाँ पे ग नंबर में लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, ग नंबर में लिखेंगे छायावाद की 2 विशेषता कौन सी थी। तो सबसे पहली विशेषता थी रहस्य भावना। रहस्य भावना, ये इसकी पहली विशेषता। और जो दूसरी विशेषता थी वो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, सौंदर्य भावना। सौंदर्य भावना। देखिए 5 और 3 8 नंबर, 8 नंबर करने में मात्र आपको 5 मिनट लगा, ठीक ना। अब यहाँ पे देखिए जो अगला क्वेश्चन है ये एक यहाँ पे एक आपका पैराग्राफ दिया गया है, और इस पैराग्राफ से 3 क्वेश्चन आएंगे जो कि आपको 6 नंबर के होंगे। गद्यांश का यहाँ पे संदर्भ लिखना है, फिर व्याख्या करना है, और यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है, ठीक ना। तो सबसे पहले आइए गद्यांश को ध्यानपूर्वक समझते हैं कि जिनकी आत्मा इंद्रिय विषयों में ही लिप्त है, जिनका हृदय निश्चाशयों और कुत्सित विचारों से कलुषित है, ऐसे नाशोन्मुख प्राणियों को दिन दिन अंधकार में पतित होते देख कौन ऐसा होगा जो तरस न खाएगा।
ऐसे प्राणियों का साथ नहीं करना चाहिए। तो इस गद्यांश का सबसे पहले आपको क्या करना है, गद्यांश का संदर्भ लिखना है, ठीक ना। उसके बाद व्याख्या करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, तीसरा नंबर में हमें किस प्रकार के प्राणियों के साथ नहीं रहना चाहिए, ठीक ना। तो इसका आंसर देना है। तो सबसे पहले आइए इस गद्यांश का हम संदर्भ लिखेंगे। तो संदर्भ यहाँ पे समझिए, बहुत ही बेहतर तरीके से यहाँ पे लिखा गया है। प्रश्नोत्तर संख्या 3 डालेंगे, फिर यहाँ पे अ ब स, ठीक ना, इतना लिखेंगे, आपका यहाँ पे 6 नंबर बहुत ही आसानी से क्लियर हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे समझिए, तो सबसे पहला प्रश्न जो यहाँ पे दिया गया है, गद्यांश लिखना है। गद्यांश का यहाँ पे संदर्भ, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक रामचंद्र शुक्ल जी हैं। या आप एक और तरीका से लिख सकते हैं कि प्रस्तुत गद्यांश आचार्य रामचंद्र शुक्ल के लेख मित्रता से लिया गया है, जो हिंदी के गद्य पुस्तक का है, ठीक ना। ऐसे आप लिखेंगे बहुत ही बेहतर तरीके से। उसके बाद यहाँ पे देखिए, ब का जो यहाँ पे आंसर देना है वो इसका व्याख्या करना है। क्या करना है, व्याख्या करना है। तो देखिए, आइए हम इसका एक्सप्लेनेशन करते हैं। तो व्याख्या क्या करेंगे, तो जिनकी आत्मा इंद्रिय विषयों में ही लिप्त है, तो इसको यहाँ पे देखिए व्याख्या क्या करेंगे। तो इस लेखक का, इस गद्यांश का लेखक कौन है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। तो शुक्ल के अनुसार जो लोग केवल इंद्रिय सुख की कामना करते रहते हैं, ये कामना रखते हैं तथा उसी की प्राप्ति के लिए प्रयासरत रहते हैं, जिनका हृदय कुत्सित विचारों से कलुषित होने के कारण विनाश की ओर बढ़ रहे होते हैं, और ऐसे लोगों को देखकर सभी को दया ही आती है। ऐसे कुत्सित विचारों वाले लोगों से कदापि मेल मिलाप नहीं रखना चाहिए। देखिए आगे बोला गया यहाँ पे कि ऐसे प्राणियों के साथ कौन रहेगा भाई, तो ऐसे जो भी जिसका यहाँ पे दिमाग या दिल यहाँ पे कुत्सित विचार वाले होते हैं, उनके साथ कोई भी व्यक्ति रहना पसंद नहीं करता है। तो यहाँ पे शुक्ल जी यही बात बोलते हैं कि ऐसे व्यक्तियों के साथ आप भी मत रहिए, ठीक ना। अब यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन जो दिया गया है, हमें किस प्रकार के प्राणियों के साथ नहीं रहना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए किस प्रकार के प्राणी के साथ नहीं रहना चाहिए, तो हमें इंद्रिय सुखों में संलग्न कुत्सित विचारधारा वाले प्राणियों के साथ नहीं रहना चाहिए। तो इंद्रिय सुख में संलग्न कुत्सित विचारधारा वाले प्राणियों के साथ नहीं रहना चाहिए, ठीक ना। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन जो कि एक यहाँ पे पैराग्राफ ये भी दिया गया है, और ये बोल रहा है कि संदर्भ सहित व्याख्या लिखना है इसका भी। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी हम बहुत ही बढ़िया से करेंगे, ठीक ना। और यहाँ पे ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सलूशन आप यहाँ पे देखिए। सबसे पहले हम पद्यांश को पढ़ेंगे। धूरी भरे अति शोभित श्यामजू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना, पग पैंजनी बाजत पीरी कचोटी। वाह छवि को रस खाने बिलोकत, वारत काम कला निज कोटि, काग के भाग बड़े सजनी, हरी हाथ सो ले गए माखन रोटी। तो देखिए जो भी यहाँ पे रसखान जी हैं, भगवान श्री कृष्ण के बारे में व्याख्या कर रहे हैं, ठीक ना, व्याख्यान कर रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण जो है। देखिए तो सबसे पहले इसका हम संदर्भ लिखेंगे। तो संदर्भ लिखने का तरीका यहाँ पे समझिए कि प्रस्तुत पदांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित सवैये शीर्षक के लिया गया है, ठीक ना, जो कि रसखान के द्वारा रचित सुजान रसखान से लिया गया है। अब इसका प्रसंग कैसे लिखेंगे, तो प्रसंग यानी कि इसका मेन शीर्षक क्या बोल रहा है। तो प्रस्तुत सवैये में कविवर रसखान ने श्री कृष्ण के बाल सौंदर्य का मनोहारी वर्णन किया है। रसखान जी जो है भगवान श्री कृष्ण के बाल सौंदर्य के बारे में वर्णन किए हैं, ठीक ना। अब इसका व्याख्या कैसे करेंगे, तो एक एक पंक्ति का, एक एक लाइन का हम व्याख्या करेंगे। धुरी भरे अति शोभित श्यामजू, यानी कि एक सखी दूसरी सखी से यह कहती है कि श्री कृष्ण के बाल सौंदर्य का वर्णन करते हुए ये बोलती है कि श्री कृष्ण धूल से भरे हुए सुशोभित हो रहे हैं, ठीक ना। पहला लाइन का मतलब ये हुआ। तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, अगला का यहाँ पे ये समझिए कि उनके सिर पर सुंदर चोटी बनी है, उनके सिर पर सुंदर चोटी बनी है। अगला लाइन देखिए कि खेलत खात फिर अंगना, वो श्री कृष्ण भगवान क्या कर रहे हैं कि आंगन में खाते हुए खेल रहे हैं। पग पैजनी बाजत पीरी कचोटी, पग में यानी कि पैरों में पायल पहने हुए हैं, और जो क्या किए हैं,
कच्छा यानी कि लपेटे हुए हैं, कच्छा पहने हुए हैं, ठीक ना। वह छवि को रसखानी बिलोकत, यही छवि देखकर रसखान भी क्या कर रहे हैं कि ये मतलब कि कामना कर रहे हैं कामदेव से, अपनी करोड़ों कलाओं की न्यौछावर कर लेता है, ठीक ना। यही जो आपका पीला वस्त्र जो पहने हैं श्री कृष्ण की, इसी सौंदर्य को देखकर कामदेव भी अपनी करोड़ों कलाओं को न्यौछावर कर देते हैं। आगे समझिए कि हरि हाथ सौले गयो माखन रोटी, जो भगवान श्री कृष्ण हैं उनके हाथ में माखन और रोटी दोनों एक साथ में लिए हुए आंगन में खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, ठीक ना। तो रसखान जी इतना वर्णन किए हैं। आगे हम क्वेश्चन देख लेते हैं 5वां नंबर कि जीवन परिचय देना है, और उसके बाद एक यहाँ पे 3 ऑप्शन दिया गया है, किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखना है, साथ में उनकी रचनाओं का नाम भी लिखना है, ठीक ना। तो सबसे पहले भगवती शरण उपाध्याय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल का दिया गया है, ठीक ना। A to Z करेंगे तो सबसे पहले इस हम वीडियो के माध्यम से केवल हम यहाँ पे लिखेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, या किसी भी एक मतलब कि लेखक का यहाँ पे हम जीवन परिचय लिख लेते हैं। तो सबसे पहले 5वां नंबर प्रश्न देखिए कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जीवन परिचय कैसे लिखेंगे। A to Z मैं इसी वीडियो के माध्यम से बता दे रहा हूँ, ठीक है, आपको कोई बाद में दिक्कत नहीं होगी। देखिए जीवन परिचय लिखने का आपके पास 2-3 ट्रिक होना चाहिए। सबसे पहले आपको जन्म याद होना चाहिए लेखक का, फिर उसका जन्म स्थान याद होना चाहिए, बाद में उसका मृत्यु याद होना चाहिए, मृत्यु का डेट याद होना चाहिए, और कहाँ पे मृत्यु हुई है ये याद रखना चाहिए। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में लिख रहे हैं, तो देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म बिहार के छपरा जिले के जीरादेई नामक ग्राम में 1884 ईस्वी में हुआ था। कोलकाता विश्वविद्यालय से इन्होंने एमए और एमएल की परीक्षा उत्तीर्ण की। मेधावी छात्र होने के कारण प्रथम स्थान प्राप्त किया। मुजफ्फरपुर में कुछ हद तक वहाँ पे अपने कॉलेज में पढ़ाई की, और वहाँ पे पढ़ाना भी स्टार्ट कर दिया था, ठीक ना। और वहाँ पे इन्होंने 1920 में कोलकाता तथा पटना में वकालत की। सन 1920 में ये क्या किए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो कलकत्ता और पटना में अलग अलग जगहों पर रह के वकालत भी की, ठीक ना। साथ ही में हिंदी के प्रति इनका रुझान बचपन से ही था। हिंदी के प्रचार और प्रसार हेतु ये प्रारंभ से ही प्रयत्नशील रहे। इन्हीं प्रेरणा से इन्हें हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास लिखने की योजना बनी। भारत के प्रथम राष्ट्रपति का गौरव भी ये प्राप्त किए, और सन 1963 में ये परलोकवासी भी हो गए, ठीक ना। और यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का यहाँ पे रचना का नाम लिखेंगे, तो सबसे पहली रचना इनकी है जो कि भारतीय शिक्षा है। फिर यहाँ पे इनकी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट रचना का नाम मेरी यूरोप यात्रा, ये कई बार पेपर में पूछा जाता है कि मेरी यूरोप यात्रा के लेखक कौन है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। साथ में गांधी जी की देन इन्हीं की रचना है, ठीक ना। तो ऐसे यहाँ पे रचना का नाम लिखेंगे। फिर यहाँ पे 5वां का ख देखिए, किसी एक कवि का जीवन परिचय लिखते हुए रचना का नाम भी लिखना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, एक यहाँ पे रामदास त्रिपाठी, सुमित्रा नंदन पंत, श्याम नारायण पांडे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सुमित्रा नंदन पंत का, बी वाला ऑप्शन हम करेक्ट किए हैं, ठीक ना। तो चलिए हम फटाफट इनको भी हम देख लेते हैं, और इनको हम ट्रिक के माध्यम से आपका यहाँ पे जीवन परिचय याद करवाएंगे। तो सुमित्रा नंदन पंत का जीवन परिचय ऐसे लिखेंगे। सबसे पहले इनका जन्म कहाँ पे हुआ था ये आप लिखेंगे। तो जन्म इनका हुआ था 14 मई 1900 को हुआ था, और कोसावनी गाँव में हुआ था जो कि जिला अल्मोड़ा में पड़ता है, ठीक है। और इनका जो भी इनके पिता का नाम क्या था, तो पंडित गंगादत्त पंत था, ठीक ना। इनके पिता का नाम क्या था, पंडित गंगादत्त पंत था। और इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा जो हुई थी घर पे ही हुई थी, अल्मोड़ा जिले में ही हुई थी, और काशी और प्रयाग में ही शिक्षा प्राप्त इन्होंने की। पंत जी बांग्ला, अंग्रेजी, संस्कृत के अच्छे ज्ञाता थे। इनकी रचना पर स्वामी रामतीर्थ, विवेकानंद, रविंद्रनाथ ठाकुर और महर्षि अरविंद आदि महापुरुषों के जीवन दर्शन की महान छाप पड़ी थी इन पे। बचपन से ही प्रकृति से सुरम्य अचल में रहने के कारण इन्होंने प्रकृति के प्रति अटूट आकर्षण था इनका। पंत जी के अत्यंत ही सुंदर, भावुक और सरल हृदय के व्यक्ति थे। इन्होंने 1920 में असहयोग आंदोलन में भी इन्होंने भाग लिया था, ठीक ना, गांधी जी के साथ। और साथ ही साथ इनकी जो मेन रचना है चिदम्बरा है। इनकी जो मेन रचना का नाम क्या है, चिदम्बरा है। और साथ में इन्होंने 1 लाख रुपये का भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त किया था चिदम्बरा पे ही, ठीक ना। चिदम्बरा को लिख के इन्होंने 1 लाख रुपया और साथ में भारतीय
ज्ञानपीठ नामक पुरस्कार भी अर्जित किए हुए थे। और इनकी जो मृत्यु होती है 28 दिसंबर सन 1977 को मात्र 77 साल की उम्र में ही हो जाती है, जो कि 28 दिसंबर को होती है। और इनकी रचना मैंने बता दिया, वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, और जो इनकी मेन रचना का नाम है चिदम्बरा है, जिन्हीं पे ही इनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। ठीक ना, ऐसे जीवन परिचय लिखते हैं। और यहाँ पे देखिए 6वां नंबर प्रश्न ये बोल रहा है कि संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। तो इसका संदर्भ सहित अनुवाद करना, सबसे पहले हम अनुवाद को पढ़ते हैं इस श्लोक का, कि दाक्षमेकम पदम, दाक्षमेक पदम धर्मयम, दानमेकम मेक पदम यशः, सत्यमेक पदम स्वर्गय, शीलमेक पदम सुखम। तो इसका हम में क्या करना है, संदर्भ लिखना है और साथ में अनुवाद करना है। तो आइए इसका हम सबसे पहले हम संदर्भ लिखते हैं। तो यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या 6वां, और 6वां का संदर्भ ये हुआ कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड से के अंतर्गत जीवन सूत्राणी नामक पाठ से लिया गया है। ये जो श्लोक है संस्कृत खंड से लिया गया है और इस चैप्टर का नाम है जीवन सूत्राणी, जीवन सूत्राणी, ठीक ना, जीवन सूत्राणी। तो यहाँ पे समझिए एक एक चीज़, इसका हिंदी अनुवाद क्या करेंगे, तो दाक्षमेक पदम धर्मयम। तो इसका अर्थ ये हुआ कि चतुरता एकमात्र धर्म है, ठीक ना। और अगला लाइन यहाँ पे बोल रहा है कि दान मेक पदम यशः, कि दान जो होता है एकमात्र यश है और सत्य स्वर्ग को देने वाला है, और शील एकमात्र सुख है, ठीक ना। इतना लिखेंगे, शील एकमात्र सुख है और सत्य ही स्वर्ग का एकमात्र रास्ता है। ऐसे आप 6वें प्रश्न को करेंगे। 7वां क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक श्लोक लिखना है जो इस पेपर में न आया हो, ठीक ना। तो श्लोक यहाँ पे लिख दीजिए एक कोई भी, कि मानम हित्वा प्रियो भवत, क्रोधम हिलान सोचत, कामम हित्वा हित्वार्थवान भवत, लोभम हित्वा सुखी भवेत। ये एक श्लोक है जो इसके बारे में पेपर में नहीं पूछा गया है, ठीक ना। अब यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इन 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। क्वेश्चन क्या है कि भारत एकम राष्ट्रम इति कस्य उक्ति, इयम अलछेद्रम उक्ति। जो हमारा भारत राष्ट्र है क्या है, अलछेद्रम उक्ति है, ठीक ना। और अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि चंद्रशेखर स्व नाम किम अकथयत। तो चंद्रशेखर का अपना खुद का नाम क्या रखे थे, आज़ाद के नाम से वो जाने जाते थे। तो यहाँ पे लिखेंगे चंद्रशेखर स्वनाम आज़ाद इति अकथयत, ठीक ना, आज़ाद के नाम से भी हम उन्हें जानते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, हास्य अथवा करुण रस की परिभाषा उदाहरण सहित स्पष्टीकरण करना है। तो हास्य अथवा करुण दोनों में से किसी एक को करना है, या आप हास्य रस को करिए या आप करुण रस को करिए, ठीक ना, दोनों में से किसी एक को करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे रस का मतलब क्या होता है, हास्य रस कहने का मतलब क्या होता है। अगर मान लीजिए किसी भी गीत को सुन के, बात को सुन के जो आपके मन में मतलब कि उत्साह उत्पन्न होता है, उसे हम हास्य रस के नाम से जानते हैं। और जो आप कोई भी बात सुन के आप उसे शोक हो जाते हैं, आपको अच्छा नहीं लगता है, तो उस रस को हम करुण रस बोलते हैं, ठीक ना। तो हास्य रस का परिभाषा आप कैसे करेंगे, तो यहाँ पे समझिए, यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या 8वां है। तो हास्य रस का अस्थाई भाव क्या है, तो हास है, ठीक ना। इसका अस्थाई भाव हास होता है। और इसका जो उदाहरण है, प्रति प्रति सुनी उकसही अकुत्साही देखी दशा हरिगन मुख सही, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए इसका जो रस है, ये जो हास्य रस, इसको परिभाषित कैसे करेंगे, तो किसी व्यक्ति की अनोखी आकृति, अनोखे ढंग की वेशभूषा तथा बातचीत, विचित्र प्रकार की चेष्टाएं आदि असंगति पूर्ण वस्तुओं अथवा क्रियाओं को देखकर हृदय में जो विनोद का भाव डेवलप होता है या उत्पन्न होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, हास्य रस बोलते हैं। मान लीजिए किसी भी वस्तु को देखकर आपके मन में जो भी प्रतिक्रियाएं उत्पन्न होती है, हंसने का मन करता है, तो उस रस को हम क्या बोलते हैं, हास्य रस बोलते हैं, ठीक ना। यहाँ पे इसका एग्जाम्पल दिया गया है। अब यहाँ पे देखिए, अब यही बात बोल देगा कि करुण रस में क्या होगा, तो करुण रस में आपको दुख होने लगे उस बात को सुन के। मान लीजिए कोई आदमी यहाँ पे घटना हो गया, मर गया, ठीक ना, एक्सीडेंट हो गया, तो उस बात को सुन के आपके मन में अच्छा नहीं लगेगा, तो उस रस को हम क्या बोलेंगे, करुण रस बोलेंगे। अब यहाँ पे देखिए रूपक अलंकार। तो अलंकार क्या होता है, किसी भी वस्तु या शब्दों को
शोभा बढ़ाने वाले शब्द जो होते हैं हमारे अलंकार होते हैं। तो रूपक अलंकार क्या होता है भाई, इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो रूपक अलंकार की परिभाषा समझा देते हैं आपको कि जहाँ उपमेय में उपमान का निषेध रहित अभेद आरोप किया जाता है वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे रूपक अलंकार होता है। जैसे यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल की मैं बात करूँ तो मुख चंद्र तुम्हारा देख सके मन सागर मेरा लहराता, यानी कि यहाँ पे मुख जो होता है उपमेय हो गया और चंद्र हो गया जो आपका उपमान हो गया, ठीक ना। इसका जो भेद ना करके एक रूपता बताई गई है, अतः यहाँ पे रूपक अलंकार हो जाएगा, ठीक ना। या आप अलग एग्जाम्पल ले सकते हैं कि चरण कमल बंदो हरिराई, ये भी एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। अब यहाँ पे समझ लेते हैं कि रोला और यहाँ पे सोरठा की परिभाषा लिखना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, रोला का परिभाषा लिखेंगे, सोरठा वाला परिभाषा बाद में लिख देंगे, ठीक ना। यहाँ पे देखिए 2 नंबर में पूछा गया है। तो रोला क्या होता है भाई, तो रोला एक सममात्रिक छंद है और इसमें 4 चरण होते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे मैं आपको दिखा भी देता हूँ। रोला क्या होता है, यह सममात्रिक छंद होता है, इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। 11 और 13 मात्राएं पर यति होती है, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए इस एग्जाम्पल को आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे देखिए इसको और इसको देखेंगे 11 मात्रा और इसको देखेंगे तो 13 मात्राएं हो जाएंगी। तो ऐसे हम रोला को परिभाषित करते हैं, ठीक ना। अब यहाँ पे देखिए एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अब मैं आपको करवाने जा रहा हूँ, ठीक ना। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 9वां नंबर, किन्हीं 3 उपसर्गों के मेल से शब्द बनाइए। यहाँ पे उपसर्ग दिया गया है और इस उपसर्ग से आपको वर्ड बनाना है, शब्द बनाना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अन का मतलब अन उपसर्ग है तो इससे 3 शब्द बनाइए, अनपढ़, ठीक, अनसुनी या अनकही, ठीक ना, या अनभाव, कुछ भी बोल सकते हैं। जो अन से स्टार्ट होगा उसे हम उपसर्ग बोलते हैं। तो अनपढ़ हो गया, ठीक ना, अनसुनी हो गया, या आप और भी कुछ बना सकते हैं। सह का मतलब सहपाठी, सहयोगी या सहसंयोजी, ऐसे आप बोल सकते हैं। आपका मतलब कि आपका यहाँ पे आप बोल सकते हैं उपसर्ग कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक ना। इससे जो भी वर्ड यहाँ पे अप से स्टार्ट हो रहा होगा उसे हम अप से बोलेंगे। अभिशाप हो गया, अभिलेख हो गया, अभिषेक हो गया, उपकार हो गया, उपेंद्र हो गया, ठीक ना, ऐसे करके अधिकार हो गया, अधिशोषण हो गया, ऐसे हम करके उपसर्ग बनाते हैं। और प्रत्यय जो कि लास्ट में आता है, मिठाई हो गया, कलाई हो गया, ठीक ना, कढ़ाई हो गया, ता मतलब कि मधुरता, मिठता, बोलता, तोता, ये कुछ भी बोल सकते हैं। पन मतलब कि मीठापन, लालचपन या धोखेपन, कुछ भी बोल सकते हैं जो एक वर्ड बनता होगा। हट का मतलब कि यहाँ पे जो लास्ट में हट आता है उसको बोलेंगे। तो मतलब कि तरत्व, गुरुत्व ऐसे होता है, ठीक ना, प्रत्यय। और यहाँ पे समास विग्रह करना है 2 शब्दों का, 2 शब्दों का समास विग्रह करना है। तो पंचवटी 5 वटों का समूह हो गया, 9 ग्रहों का समूह, 4 पाई 4 पैरों का समूह हो गया, जीवन मरण यानी कि जीव और मरण। 2 शब्दों के तत्सम लिखना है तो आँख का लिखना है, ठीक ना। तो आँख का क्या होता है भाई, तो आँख का आप नेत्र लिख सकते हैं या कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक ना। आँख का आप देख के लिख लीजिएगा। और यहाँ पे समझिए, यहाँ पे ऊंचा का आप लिख सकते हैं कि 2 शब्द का लिखना है तो ऊंचा का क्या लिख सकते हैं, तो ऊंच लिख सकते हैं, ठीक ना। ऊंचा का ऊंच हो जाएगा तत्सम, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 2 शब्दों के 2 पर्यायवाची लिखना है। तो सूर्य का लिखना है तो रवि हो जाएगा, सूरज हो जाएगा, दिवाकर हो जाएगा, कमल का हो जाएगा तो पंकज हो जाएगा या जलज हो जाएगा। अग्नि का सभी लोग जानते ही हैं, आग, अनल, ठीक ना। संधि विच्छेद करना है यहाँ पे 10वां का, तो 2 शब्दों में संधि विच्छेद करना और संधि का नाम भी लिखना है। तो यहाँ पे देख लीजिए प्रति का प्रतिधन 1 हो जाता है, यद्यपि का यदिधन अपि हो जाएगा, इत्यादि का इतिधन आदि हो जाएगा, ठीक ना। तो ये सब जितने भी हैं यण संधि है, क्या है, यण संधि है। अब यहाँ पे देखिए ख नंबर ये बोल रहा है, ये भी 2 नंबर का है। तृतीय विभक्ति द्विवचन में यहाँ पे लिखना है मधु अथवा नदी का लिखना है। तो क्या करेंगे, मधु का क्या हो जाएगा, तो मधुभ्याम हो जाएगा। बस खाली एक वर्ड लिखना है, एक वर्ड ये बस खाली लिख दिए तो आपको 2 नंबर दे दिया जाएगा, ठीक ना। अब यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि धातु लकार पुरुष और वचन बताना है हसाम का। तो हसाम का क्या हो जाएगा भाई, तो ये एक हंस धातु से लिया गया है, ठीक ना, हंस धातु से लिया गया है। और यहाँ पे हसाम जो होता है लट लकार के अंतर्गत आता है
और ये जो पुरुष होता है यहाँ पे उत्तम पुरुष हो जाएगा और वचन जो हो जाएगा आपका बहुवचन हो जाएगा। ठीक है ना, बता दिया। अब यहाँ पे देखिए पठानी जो होता है आपका पठ धातु से लिया गया है, ये आपका लोट लकार हो गया, फिर यहाँ पे उत्तम पुरुष से लिया गया है, फिर यह एक वचन हो जाएगा। ठीक ना। और संस्कृत में अनुवाद करना है यहाँ पे कि छात्राएँ पत्र लिखेंगी या छात्राएँ पत्र लिखेगी, तो छात्राया पत्रम लिखन्ति। वाराणसी गंगा के तट पर स्थित है, तो वाराणसी गंगा तटे स्थित अस्ति। ठीक ना। अब यहाँ पे देखिए मेन चीज़ जो आपका आता है, किसी एक विषय पर निबंध लिखना होता है, तो क्या करेंगे, निबंध कैसे लिखेंगे, तो स्वच्छ भारत अभियान या जल संरक्षण की आवश्यकता और उपाय लिखेंगे, या कोरोना के बारे में लिख देंगे, या राष्ट्रीय एकता के बारे में लिखेंगे। ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए सबसे यहाँ पे ट्रेंड टॉपिक चल रहा है कोरोना। इस बार जो आपका टॉपिक आएगा कोरोना से भी रिलेटेड आ सकता है। ठीक ना। तो कोरोना वाला टॉपिक को आप याद करके जाइएगा, बढ़िया से देख करके जाइएगा। ठीक ना। तो कोरोना वाला यानी कि सबसे पहले हम निबंध कैसे लिखते हैं, तो हम प्रस्तावना लिखते हैं, फिर उसका महत्व लिखते हैं, फिर उसमें कमियां निकालते हैं, फिर लास्ट में हम उपसंहार लिखते हैं। ठीक ना। ऐसे चीज़ें हम मेन कम से कम 5 पॉइंट इसमें मेन आपको लिखना होता है। ठीक ना, ऐसे करके। और यहाँ पे देखिए तुमुल खंड काव्य के आधार पर मेघनाथ का चरित्र चित्रण करना है। तुमुल खंड काव्य के 3य सर्ग का यहाँ पे आपको एक कथा लिखना है, तुमुल वाला यहाँ पे चीज़ लिखना है। तो तुमुल वाला बहुत से यहाँ पे देखिए ज़िले का अनुसार ये बदल जाता है। ठीक ना। तो अलग अलग ज़िले में अलग अलग ये खंड काव्य होता है। बलिया जिला में, मऊ जिले में शायद ये कड़ खंड काव्य वाला चलता है। ठीक ना। तो ये सब हम करवा देंगे आगे आने वाले वीडियोज़ के माध्यम से, तो इस पर अभी फोकस मत करिए। 5 नंबर का है तो 5 नंबर हम आपको दिलवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना है, जो इस तरह से पेपर हल किया जाता है। ठीक ना। पूरा अगर आप ऐसे लिखेंगे तो एग्जामिनर आपको 70 में 70 मार्क्स देने से मतलब कि कतराएगा नहीं, लेकिन आपको ऐसे ही लिखना है। लेकिन पेपर में रोल नंबर और अनुक्रमांक सही लिखना होता है, पेपर का कोड भी सही लिखना होता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जो आपका अगला वीडियो होगा इसी से रिलेटेड, और यहाँ पे प्री बोर्ड के जितने भी पेपर होंगे हम वीडियोज़ के माध्यम से करवा देंगे आपको। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना और अपने दोस्तों में भी फॉरवर्ड जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।